Hello friends, so welcome back to the Dr. Dhote's Academy लातूर। तो आज हम लोग शुरू करने वाले एक न्यू चैप्टर बेटा। तो इसमें हम पढ़ने वाले स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। आप लोग मुझे तो पहचानते हो, माई सेल्फ डॉक्टर रविंद्र धोटे, डायरेक्टर ऑफ डॉक्टर धोटेज एकेडमी लातूर। तो बेटा अब 11th एनसीईआरटी बुक में से हमने जो यूनिट नंबर 2 है उसके अंदर का एक बिट उठाया है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। अब ये जो चैप्टर है बेटा, इसके अंदर तीन चीजें आ जाती है, एक्चुअली तीन नहीं चार चीजें आ जाएगी। एक आ जाएगा हमारा एनिमल टिश्यू, देन तीन एनिमल्स आ जाएंगे, कॉकरोच, फ्रॉग एंड अर्थवर्म। ये सब हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन सर एक कंट्रोवर्सी है। कंट्रोवर्सी यह है कि इसमें से नीट एग्जाम में कितना है। एनसीईआरटी बुक में तो सब दिया है बेटा। बेटा देखो, एनसीईआरटी बुक में जो सब कुछ दिया है वो नीट के लिए एप्लीकेबल ऐसा नहीं होता है। अब ये आज की तारीख में नीट एग्जाम कौन कंडक्ट कर रहा है? एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के हिसाब से उन्होंने एक नीट का कोर सिलेबस दिया हुआ है, और वो कोर सिलेबस को जब हम देखते हैं तो उसके अंदर क्लियर कट लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल में से आपको ये सिर्फ दो चीजें पढ़नी है, ये सिर्फ दो चीजें पढ़नी है, राइट, जो आपके नीट एग्जाम में आएंगी। बाकी आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में देखो बेटा कैसा होता है, डिफरेंस बिटवीन ध्यान में रखो क्या होता है। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए एनसीईआरटी बुक एज इट इज एप्लीकेबल है, लेकिन बेटा नीट एग्जाम के लिए एनसीईआरटी बुक एज इट इज एप्लीकेबल होंगी ऐसा नहीं होता है। आप देखते हैं जितना एनसीईआरटी में दिया है, कई बार उससे बहुत ज्यादा डेप्थ में क्वेश्चन आते हैं नीट एग्जाम में, और कई बार कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ एनसीईआरटी में आर्टिकल दिए हुए उस पर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो अकॉर्डिंग टू द एनटीए ये दो चीजें नीट एग्जाम में नहीं है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ कॉकरोच मेंशन किया, और कॉकरोच में भी उन्होंने ऐसा लिखा है कि ब्रीफली, मतलब थोड़ा सा पढ़िए, लेकिन हम लोग उसे पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। तो वैसे हमारा आज का सबसे पहला टारगेट है एनिमल टिश्यू। बेटा देखा जाए तो ये एक चैप्टर है, उसके अंदर ये सब लोग आर्टिकल्स है, लेकिन हम लोग ये आर्टिकल को ही चैप्टर के जैसा ट्रीटमेंट करते हैं। हम लोग इसको इतना डिटेल में पढ़ते हैं कि भैया इसमें से कहीं से भी कुछ भी नीट में क्वेश्चन आ जाए तो कोई तकलीफ हमको होनी नहीं चाहिए। तो भैया अब हम लोग क्या करने वाले, सबसे पहले हम एनिमल टिश्यू शुरू करने वाले, उसके बाद हम कॉकरोच देखेंगे। तो एनिमल टिश्यू, राइट, इसको हम बिल्कुल एक चैप्टर की तरह पढ़ेंगे, इन डिटेल पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आते हैं बेटा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का नया बिट, एनिमल टिश्यू। अब सर टिश्यू शुरू करने से पहले हमारे लिए क्या जरूरी है बेटा? हमारे लिए जरूरी है बॉडी का जो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपने कहा ना स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो बेटा एनिमल्स बोले तो अब एनिमल किंगडम चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं, वी हैव अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स ऑन दिस अर्थ, लाइक यूनिसेलुलर एंड द मल्टी सेलुलर बेटा, ठीक है। अब सबकी बॉडी अलग अलग है, लेकिन सबका कुछ ना कुछ एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन प्लान है। मतलब अगर बेसिक से लेकर एकदम हायर ऑर्गेनाइजेशन प्लान की तरफ जाते हैं तो सीक्वेंस में क्या क्या आएगा। तो हमारे हिसाब से अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं, शुरुआत कर रहे हैं एट द लेवल ऑफ एटम्स, देन एटम्स जॉइंस टू फॉर्म व्हाट? मॉलिक्यूल्स। फिर हम इससे बनाएंगे हमारी सेल ऑर्गेनेलीज, फिर सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। तो मतलब दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये सब बेसिक से हायर की तरफ हम गए हैं। अब सबको थोड़ा थोड़ा देखते हैं बेटा। सबसे पहली चीज अगर हम एटम्स की बात करें तो जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब बेसिक की बात है। अब इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा कहा जाता है, देखो इवोल्यूशन चैप्टर हमारे 12th में, आपने 10th में भी पढ़ा होगा। तो इवोल्यूशन ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले एक सिंगल सेल बना, लेकिन वो सेल बना कैसे? तो सबसे पहले एटम्स थे, फिर एटम्स आपस में ज्वाइन हो गए, मॉलिक्यूल्स बन गए,
मतलब यहां पे मॉलिक्यूल्स में मैं कुछ नाम लिख देता हूं, शुगर्स, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड, ऐसा कुछ बनना शुरू हो गया बेटा, ठीक है। मतलब कॉम्बिनेशन होना शुरू हो गया, कंडेंसेशन होना शुरू हो गया। तो एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से सेल ऑर्गेनेल्स। अब ये सेल ऑर्गेनेल्स बोले तो आपको जितने भी नाम याद आ रहे डाल दो, जैसे कि मैं कुछ लिख देता हूं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अपना न्यूक्लियस, फिर न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल, दैट इज योर डीएनए एंड आरएनए। जैसे ही न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल आया कि आपके सेल को एक रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी मिल गई और फिर सेल डिवीजन स्टार्ट हो गया और सेल्स बनना शुरू हो गए। तो ये सेल को जैसे हम लोग बोलते हैं, ये क्या है बेटा हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। दिस इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। अब बॉडी में हमारे पास ढेर सारे सेल्स हैं। अगर मैं इंसानों की बात करूं, दूसरे एनिमल्स का छोड़ता, सिर्फ ह्यूमन बीइंग की बात करते, तो ह्यूमन बीइंग इज हैविंग अ बिलियंस ऑफ सेल्स बेटा। कितने हैं? बिलियंस ऑफ सेल्स है। और हर सेल को कुछ ना कुछ एक काम दिया हुआ है, मतलब हर सेल कुछ ना कुछ एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे और स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे। एक्चुअली इसको हम हमारी भाषा में बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। क्या बोलते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर। ये जो बिलियंस ऑफ सेल्स है, इन सबको थोड़े थोड़े अलग अलग काम डिवाइड कर दिए और उनको बोला तुमको अब यही काम करना है। जैसे एग्जांपल दूं बेटा, जैसे किडनी, किडनी एक ऑर्गन है, उसके अंदर सेल्स है, नेफ्रॉन है। अब किडनी के सेल्स को काम क्या दिया हुआ है कि ब्लड को फिल्टर करना है और यूरिन को तैयार करना है। लीवर के सेल्स को काम दिया गया है कि मेटाबॉलिज्म करो। स्टमक के सेल्स को काम दिया गया है कि डाइजेशन करो। इंटेस्टाइन के सेल्स को काम दिया गया है कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन करो। तो बॉडी में जितने भी सेल्स है, सबको कुछ ना कुछ काम दे दिया गया है। जैसे आपको काम दे दिया गया है कि आप पढ़ाई करो और हमको काम दे दिया गया कि पढ़ाओ। तो इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। लेबर बोले तो वर्क, वर्क को डिवाइड करो ताकि सब लोग अपना काम अच्छे से कर सके। नहीं तो पता चला सभी लोग एक ही काम कर रहे हैं और दूसरे काम को छोड़ दिया गया। तो बेटा ये जो सेल्स है, हमने अब इसको डिवाइड किया, मतलब डिवाइड किया बोले तो इनका लेबर को डिवाइड किया, इनके वर्क को डिवाइड किया। अब सर सेल धीरे धीरे आपस में उनके फंक्शन के हिसाब से, सिमिलर स्ट्रक्चर के हिसाब से, सिमिलर ओरिजिन के हिसाब से आपस में ग्रुप बनाना शुरू कर दिए। मतलब मान लो जैसे किडनी के सेल्स है, अब ये सभी लोग एक ही काम कर रहे हैं, इनका स्ट्रक्चर भी एक जैसा है, इनका ओरिजिन भी एक जैसा है। जब when there is a group of cell is having a similar structure, origin and the function, it is called as what? Tissue. तो what is a tissue? That is a group of cells. और यही हमारा चैप्टर है बेटा टिश्यू, जो हमको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। अब बेटा इतना तो समझ में आ गया कि सेल का ग्रुप, लेकिन कौन से सेल्स का ग्रुप? विच इज हैविंग अ सिमिलर स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ओरिजिन। मतलब किडनी के सेल और लीवर के सेल आपस में मिलकर टिश्यू नहीं बना सकते, क्योंकि सबका स्ट्रक्चर, फंक्शन, ओरिजिन क्या है? डिफरेंट है। अब सर ये टिश्यूज जब ग्रुप बनाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गन। सो एकदम लेमैन लैंग्वेज में समझा रहा हूं, एकदम सादी भाषा में समझा रहा हूं बेटा, कि ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एज व्हाट? ऑर्गन। जैसे किडनी के अंदर सेल्स थे नेफ्रॉन, अब नेफ्रॉन ने ग्रुप बनाया तो बना टिश्यू। अब टिश्यूज ने भी ग्रुप बनाए तो बन गया क्या? ऑर्गन। पूरी एक किडनी तैयार हो गई बेटा, ठीक है। तो ऐसे आपके स्टमक, किडनीज, पैनक्रियाज, लीवर, स्प्लीन, दीज आर नथिंग बट द ग्रुप ऑफ टिश्यू परफॉर्मिंग अ सिमिलर फंक्शंस, परफॉर्मिंग अ सिमिलर फंक्शंस, ठीक है। अब बेटा जब अलग अलग ऑर्गन मिलकर एक साथ काम करना शुरू करते तो वो एक सिस्टम बनाना शुरू करते। आप जानते हैं आपके बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स हैं, ठीक है। जैसे कुछ ऑर्गन सिस्टम, जैसे मैंने यहां लिखा हुआ है, तो नाउ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। अगर हम इसको यहां पे ऐसा देखें एकदम सीधी भाषा में, तो ये क्या होगा? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स परफॉर्मिंग अ सिमिलर फंक्शन, दैट इज कॉल्ड एज अ ऑर्गन सिस्टम। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेते बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। अब मुझे बताइए, अपन ब्रीदिंग चैप्टर पढ़े हैं, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स आ गए? सो नोज आ गया, फेरिंग्स आ गया, लैरिंग्स आ गया, लंग्स आ गए, दैट इज अ प्रिंसिपल ऑर्गन, ट्रकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आ गए ना बेटा। लेकिन ये सारे स्ट्रक्चर्स क्या कर रहे थे? सिर्फ एक काम कर रहे थे, और वो एक काम क्या था बेटा? अपना रेस्पिरेशन, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया? जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम भी पढ़ा बेटा, तो ऑर्गन सिस्टम में रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम, स्किन का एक सिस्टम होता है जिसे हम बोलते हैं इंटीगुमेंट्री सिस्टम। ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स हम उसमें पढ़ते हैं बेटा। तो जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ से लेकर एनस तक
जितने भी आए, स्टमक आया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ईसोफेगस, ये सब अलग अलग ऑर्गन्स है बट परफॉर्मिंग अ सिमिलर फंक्शन, तो दे आर फॉर्मिंग व्हाट, ऑर्गन सिस्टम। और जब ये सारे ऑर्गन सिस्टम एक ही एनिमल में परफॉर्म कर रहे हैं तो उस एनिमल को हम लोग क्या बोल देंगे बेटा, ऑर्गेनिजम्स। क्या बोल देंगे, ऑर्गेनिज्म। तो बेटा ये सबसे बेसिक था स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। अब जो हायर एनिमल्स है बेटा, मतलब द मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स एनिमल्स, जैसे हम लोग इंसान, तो इंसानों में यही सब कुछ हुआ है। शुरुआत यहां से हुई थी हमारी, आज हम लोग यहां पर है। दैट इज द इवोल्यूशन बेटा। अब हमको उसमें से ये वाला पार्ट आज पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि यूनिट नंबर 3 में आप लोग को रहेगा सेल्स। तो सेल का पूरा स्ट्रक्चर, उसके पूरे पार्ट्स, मतलब सेल ऑर्गेनेलीज एक एक आप यूनिट नंबर 3 में पढ़ेंगे। अभी मेरा काम है अभी फिलहाल आपको टिश्यू पढ़ाना, तो ऐसे एक एक करके हम पढ़ते जाएंगे बेटा, राइट। तो चलिए अब टिश्यू को थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाते हैं। सो ये हो गया एकदम बेसिक पॉइंट्स बेटा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टिश्यू के साथ। तो बेटा याद रखना हम लोग एनिमल टिश्यू पढ़ रहे हैं, प्लांट टिश्यू नहीं। नाउ व्हाट इज टिश्यू? तो जैसे मैंने अभी अभी आपको डेफिनेशन बताया था, एक बार लिख देता हूं मैं कि इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर origin, structure, function and with intercellular matrix is called as tissue. ओके, मतलब सर अब इसमें कहां कहां ध्यान देना है? पहले तो ये ग्रुप ऑफ सेल ही हमको पता है, लेकिन उनका ओरिजिन, उनका स्ट्रक्चर और उनका फंक्शन सिमिलर होना चाहिए। मतलब सर देखो, स्ट्रक्चर और फंक्शन तो समझ में आ गया, व्हाट इज ओरिजिन? बेटा हमारी बॉडी में जितनी भी चीजें हैं, मतलब आपका एक सिंगल सेल ले लो, आपका टिश्यू ले लो, ऑर्गन ले लो, ऑर्गन सिस्टम ले लो, कुछ भी, हमारे बॉडी की सारी चीजें 3 प्राइमरी जर्म लेयर से डिराइव की गई है, जिनका नाम है एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। मतलब ये तीनों में से अगर कहीं से भी डिराइव किया जाता है तो उसको पूछते ओरिजिन। जैसे अगर मैंने पूछा कि आपका हार्ट किससे ओरिजिनेट हुआ है, कौन सी लेयर से ओरिजिनेट हुआ है, तो उसका आंसर आता है मेसोडर्म। ब्रेन किससे ओरिजिनेट हुआ, तो आंसर आता है एक्टोडर्म। मतलब एक्टोडर्मल सेल्स ने ब्रेन बनाया है, मेसोडर्मल सेल्स ने आपका क्या बनाया हुआ है बेटा, हार्ट बनाया है। तो ऐसा जब भी आप ओरिजिन वर्ड देखते हो तो ये 3 लेयर में से कहीं ना कहीं एक ना एक ओरिजिन होगा। सर ये जो 3 लेयर है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ये लेयर्स सिर्फ बोलने के लिए, क्या इसको पढ़ाया भी जाता है ना बेटा? ये आपको आएगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर। मतलब क्या होता है बेटा, हमको इसमें प्रेगनेंसी वाला कंसेप्ट है। जब स्पर्म ओवम को जाके फर्टिलाइज करता है, उसके बाद बेबी कैसे फॉर्म होता है, यंगवन कैसे बनता है, तो पहले लेयर्स बनती है, फिर लेयर से एक एक बॉडी के पार्ट्स डिराइव किए जाते। ये सारी प्रोसेस हमको ह्यूमन रिप्रोडक्शन में दी गई है, ठीक है। तो तब तक के लिए फिलहाल सिर्फ हमको एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म याद रखना है। ये बॉडी के 3 लेयर्स है जिससे बॉडी का एक एक पार्ट, एक एक सेल, एक एक टिश्यू डिराइव किया गया है, ठीक है। यहां तक क्लियर है? अब सर हमको ये नहीं समझा इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। सबसे पहले शब्दों पे ध्यान दो। इंटर मींस बिटवीन, बिटवीन व्हाट, 2 सेल्स। मतलब सर अगर मैं मान लेता हूं कि वी हैव अ ग्रुप ऑफ सेल लाइक दिस, वी हैव अ ग्रुप ऑफ सेल्स। अब ये सेल्स के बीच में कोई ना कोई एक ऐसा मटेरियल रहेगा जो सेल्स को आपस में चिपका के रखेगा, ये ज्वाइन रहेगा लाइक दिस। ये मटेरियल म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स या म्यूकस, मतलब सम स्टिकी सब्सटेंसेस आर देयर। तो अब ये ग्रुप ऑफ सेल हो गया विच इज हैविंग अ सिमिलर स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ओरिजिन, और विद दैट मैट्रिक्स, विद दैट इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। इंट्रासेलुलर नहीं बोला है, इंटरसेलुलर बोला है, ठीक है। बिटवीन दैट सेल्स बोला है, विद इन द सेल्स नहीं बोला हुआ है बेटा, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया। तो इसे हम लोग बोलते हैं बेटा टिश्यू। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। ये जो टिश्यू है, अब ये जो टर्म है टिश्यू, एक्चुअली थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेंगे, कुछ साइंटिस्ट के नाम जो एमसीक्यू में आ सकते हैं। द टर्म टिश्यू इज कॉइन्ड बाय साइंटिस्ट बिचट। बचत नहीं बे, क्या है, बिचट, ओके। अच्छा सर, स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या बोलते हैं? सबसे पहली चीज, स्टडी ऑफ टिश्यू
इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी। क्या कहते हैं उसे? हिस्टोलॉजी। अब देखो बेटा, हिस्टोज मतलब हो गया टिश्यू एंड लॉजी मतलब क्या हो गया बेटा? स्टडी। हिस्टोलॉजिकल सेक्शन हम लोग बहुत बार सुने हैं बेटा, क्रॉस सेक्शन, यही तो होता है बेटा माइक्रोस्कोपिकल स्टडी। हिस्टोलॉजी को जनरली एक और नाम दिया जाता है बेटा, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। क्या नाम दिया जाता है इसे? माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। इसमें जनरली हम किसी भी चीज का क्रॉस सेक्शन लेते हैं, उसे माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं और उसका हम लोग उसका क्या करते हैं? स्टडी करते हैं बेटा। सो दैट इज द हिस्टोलॉजी। तो बेटा जब भी आप देखते हैं ना हिस्टोलॉजिकल सेक्शन ऑफ किडनी, हिस्टोलॉजिकल सेक्शन ऑफ टेस्टिस, हिस्टोलॉजिकल सेक्शन ऑफ ओवरीज, तो ये हिस्टोलॉजी बोले तो हम लोग क्या कर रहे थे? उस ऑर्गन के टिश्यू का स्टडी कर रहे थे बेटा। ठीक है। अच्छा सर, अब इसमें भी कुछ है क्या साइंटिस्ट के नाम? बिल्कुल है। जैसे हिस्टोलॉजी टर्म, ये जो टर्म है ये किसने कॉइन किया है? तो साइंटिस्ट का नाम है मेयर। द टर्म हिस्टोलॉजी इज कॉइन्ड बाय द मेयर। लेकिन इसका फाउंडर कौन है? मतलब किसने सबसे पहले ढूंढा था कि भाई टिश्यू का स्टडी हो सकता है, लेकिन हाँ वो माइक्रोस्कोपिकल स्टडी रहेगा, इतनी बात पक्की थी। सो द फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी, द साइंटिस्ट इज मार्सेलो मालपिगी। मार्सेलो मालपिगी। ठीक है। अब सर हिस्टोलॉजी टर्म, फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी। अब हम लोग एनिमल टिश्यू की बात कर रहे हैं तो एनिमल हिस्टोलॉजी के बारे में बात करेंगे। सो फाउंडर ऑफ एनिमल हिस्टोलॉजी सर, फाउंडर ऑफ एनिमल हिस्टोलॉजी वही हमारा पुराना दोस्त बेटा बिचट। तो बिचट साइंटिस्ट का नाम दो जगह पे आया है, एक टिश्यू टर्म और एक फाउंडर ऑफ एनिमल हिस्टोलॉजी। ठीक है। तो यहां तक बात क्लियर हो गई। तो ये होगी थोड़ी बहुत हिस्ट्री की बात। अब सर मुझे ये जानना है कि एक इंसान की बॉडी में कितने टाइप के टिश्यू है, और आपको जान के ताज्जुब होगा कि इतनी बड़ी बॉडी में सिर्फ 4 टाइप के टिश्यू है। बस इतना ही आपको पढ़ना है और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा बेटा। और ये 4 टाइप के टिश्यूज, मतलब ये एक्चुअली ना ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, बड़े लेवल का क्लासिफिकेशन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन एंड देयर फंक्शंस। उसके हिसाब से 4 कैटेगरी बना गई, लेकिन ये कैटेगरी के अंदर बहुत सारे सब टाइप्स है। अब एक एक करके हमको पढ़ते जाना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहला टारगेट हमारा आज का क्या है बेटा? 4 कैटेगरीज, जो मेन कैटेगरीज है उनका इंट्रोडक्शन, उनके बारे में थोड़ी थोड़ी बेसिक जानकारी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वी हैव 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू। तो सबसे पहले ले लेते सर एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। सो द ओरिजिन ऑफ दिस टिश्यू इज ऑल द 3 जर्म लेयर्स, जैसे कि मैंने बताया था, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। अब जैसे ही मैं लिखता हूं तो बच्चे कंफ्यूज करेंगे कि सर बॉडी में जितने भी एपिथेलियल टिश्यू है वो एट अ टाइम तीनों भी जर्म लेयर से डिराइव होते हैं क्या? नहीं, बॉडी में जितने भी एपिथेलियल टिश्यू है वो तीनों में से कोई ना कोई एक जर्म लेयर से हमेशा डिराइव हो गए। मतलब कोई पर्टिकुलर एक जर्म लेयर नहीं है। जैसे मेरे स्किन में एपिथेलियल टिश्यू है तो इट इज डिराइव फ्रॉम द एक्टोडर्म, मेरे अंदर एलिमेंट्री कैनाल में है तो डिराइव फ्रॉम द एंडोडर्म। ठीक है। मतलब मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि बॉडी में जो डिफरेंट एपिथेलियल टिश्यूज है उनके ओरिजिन इन तीनों में से कोई ना कोई होंगे, और कभी कभी तो कॉम्बिनेशन में भी होता है, डुअल ओरिजिन। जैसे कोई एक एपिथेलियल टिश्यू है जो 2 जर्म लेयर से एट अ टाइम डिराइव हुआ, एक्टोमेसोडर्मल, एक्टोएंडोडर्मल, मेसोएक्टोडर्मल, ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। लेकिन एट अ टाइम तीनों भी रहेंगे ऐसा नहीं होगा, तीनों में से कोई ना कोई एक या तीनों में से कोई ना कोई 2, ऐसा। इसलिए अपन क्या करते, तीनों का नाम लिख देते। अब वैसे एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या है, मतलब बेसिक फंक्शन। वैसे तो हमको ये टिश्यू बहुत डिटेल में पढ़ना है, हम तो जस्ट अभी इंट्रोडक्शन कर रहे हैं बेटा, टिश्यूज के साथ थोड़ी जान पहचान बढ़ा रहे। एपिथेलियल टिश्यू का जो ओरिजिन है बेटा वो तो आप देख लिए, उसका जो फंक्शन है उसके लिए समझना क्या जरूरी है कि टिश्यू कहां कहां पाया जाता है। बेटा एक सिंगल लाइन में मैं बताता हूं कि टिश्यू को डिफाइन कैसे करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू को जनरली कहा जाता है कि इट इज अ कवरिंग एंड लाइनिंग टिश्यू। क्या कहा जाता है बेटा? कवरिंग एंड लाइनिंग टिश्यू। मतलब कवरिंग बोले तो बॉडी के बाहर बाहर से कवर करना, और लाइनिंग बोले तो ऑर्गन के अंदर से। मतलब बाहर बाहर से है तो क्या काम कर रहा है? प्रोटेक्शन का। और अगर अंदर से लगाया है तो क्या काम कर रहा है सर? सर ये कर सकता है सिक्रीशन का काम, एब्जॉर्प्शन का काम, डिफ्यूजन का काम,
ऐसे बहुत सारे काम कर सकता है अगर अंदर से लगाया हुआ है तो। जैसे आपको याद होगा कि मैंने जब आपको ब्रीदिंग चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें लिखा के गया दिया था कि एल्वेलाई के अंदर सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम है, मतलब दे बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी, मतलब वो क्या कर रहे थे, डिफ्यूजन। फिर जब मैंने इंटेस्टाइन और स्टमक पढ़ाया बेटा, उसमें क्या लिखा था, कॉलमनार एपिथेलियम है, मतलब स्टमक के अंदर से, इंटेस्टाइन के अंदर से, तो वो क्या कर रहे थे, एब्जॉर्प्शन वाला काम। और बेटा जैसे मैं आपको हमेशा पढ़ाता हूं ग्लैंड्स, ग्लैंड्स बोले तो ग्लैंड्स वर्ड सुनते ही लगता है सिक्रीशन, तो बॉडी में जितने भी ग्लैंड्स है वो सब एपिथेलियल टिश्यू के बने हुए, मतलब सर इनका जो फंक्शन है, इसके अंदर प्रोटेक्शन भी आ गया क्योंकि बाहर बाहर से लगा है, सिक्रीशन आ गया मतलब ये लोग ग्लैंड्स बना रहे हैं, एब्जॉर्प्शन करने की प्रॉपर्टी रखते हैं जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल में है, डिफ्यूजन करने की प्रॉपर्टी रखते हैं जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में है, तो ऐसे कई सारे इनके फंक्शन हैं। ओके, अब सर जैसे हमने ये देखा वैसे अगला भी देख लेते। सो द नेक्स्ट वन इज कनेक्टिव टिश्यू। बेटा टेंशन मत लीजिए, ये जस्ट इंट्रोडक्शन चल रहा है, एक एक टिश्यू को बहुत डिटेल में, इसके सब टाइप्स को बहुत डिटेल में हमको पढ़ना है, राइट। तो अब कनेक्टिव टिश्यू, सबसे पहला एमसीक्यू, इसका ओरिजिन क्या है, मेसोडर्म। क्या है बेटा, मेसोडर्म, मतलब ओनली सिंगल लेयर से। और बेटा ये नाम से लग रहा है कनेक्शन बनाने का काम कर रहा है बेटा, मतलब बॉडी के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से ज्वाइन करना, ये जिम्मेदारी कनेक्टिव टिश्यू को है। जैसे एग्जांपल देता हूं बेटा, आपकी सारी हड्डियां, 206 हड्डियां है ना तुम्हारे पास, तो द ऑल द बोन्स आर बिलोंग्स टू कनेक्टिव टिश्यू कैटेगरी। सर ये तो काफी टफ टिश्यू दिख रहा है, हाँ बेटा हार्ड टिश्यू है। टिश्यू लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है, सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है, हाँ बस गैसियस स्टेट में नहीं रहेगा बेटा, सेमी सॉलिड स्टेट में भी रह सकता है, जैसे कार्टिलेज, कार्टिलेज इट्स लाइक अ सेमी सॉलिड स्टेट में माना जाता है इसे, तो कार्टिलेज भी इसी में आएगा, बोन्स भी इसी में आएंगे, लिगामेंट्स, टेंडॉन्स, ये सब इसी में आएंगे। वैसे इनफैक्ट आपके जो मसल्स है वो भी बॉडी के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से कनेक्ट करते हैं, तो बेटा मसल्स भी इसी में आते थे, लेकिन मसल कैटेगरी इतनी बड़ी है कि उसको स्टडी करने के लिए हमने एक सेपरेट टिश्यू बना दिया, मतलब तीसरा टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। सर आप मुझे बताओ ब्लड किस में आता है, ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। आपके बॉडी में, मतलब ये मेरे जो सर के बाल है और पैर का जो नाखून है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली, विद द हेल्प ऑफ ब्लड। इसको भी ब्लड सप्लाई है, उसको भी ब्लड सप्लाई है, मतलब दे आर कनेक्टेड इनडायरेक्टली। तो कनेक्टिव टिश्यू का मुझे एक फंक्शन समझ में आ रहा है बेटा, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्शन बिटवीन बॉडी पार्ट्स, मतलब जैसे हम लोग जॉइंट्स बनाते हैं ना बोन्स के बीच में, कनेक्शंस, तो ये उनका काम हो गया बेटा, ठीक है। अब बेटा कनेक्टिव टिश्यू बॉडी में हर जगह है, और ये इतनी बड़ी एंटाइटी है कि इसमें से एक एंटाइटी को हमको सेपरेट करना पड़ा, और वो कौन था बेटा, अपना मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू इट इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, तो इसका मतलब ओरिजिन क्या हो गया, सेम, मेसोडर्म। अच्छा बेटा मैंने अभी अभी कहा कि ब्लड आपके सर के बाल को और पैर के नाखून को कनेक्ट कर रहा है, तो अब कल को जब मैं आपको ब्लड पढ़ाऊंगा तो ब्लड कौन सा टिश्यू हो गया, कनेक्टिव टिश्यू, तो ब्लड का ओरिजिन क्या हो गया, मेसोडर्म। मतलब बेटा आप अपने ऑर्गन्स के ओरिजिन भी टिश्यू से पहचान सकते हो, क्योंकि ऑर्गन इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज, ठीक है। तो ये ओरिजिन आपको ध्यान में रखना है। जैसे बॉडी में जितनी मसल है, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, सबका ओरिजिन क्या है, मेसोडर्म। अब मसल में कनेक्शन के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ये प्रॉपर्टी की वजह से भी मसल को थोड़ा सा सेपरेट किया गया कि मसल में कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकता है। देखो बेटा मैं यहां से वहां चल रहा हूं, मेरे मसल्स की बदौलत चल रहा हूं, मेरे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रहे हैं और मेरी बॉडी का लोकोमोशन एंड मूवमेंट कर रहे हैं। मैं अभी ये ऐसे हैंड फिंगर मूवमेंट्स कर रहा हूं, दिस इज अ मूवमेंट। लोकोमोशन क्या होता है, जब इंसान अपनी जगह से हिलके दूसरी जगह पे जाता है, इसको बोलते हैं लोकोमोशन आना। लेकिन जब एक ही जगह पे रह के ऐसा हाथ हिला रहा हो तो इसको बोलते हैं मूवमेंट। तो लेकिन बॉडी में ये जो भी लोकोमोशन और मूवमेंट है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स, मतलब मस्कुलर टिश्यू भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पूरा चैप्टर है बेटा अपने को लोकोमोशन एंड मूवमेंट एनसीईआरटी बुक में, मतलब वो पूरा मसल्स और बोन्स उसके भरोसे पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। सो यहां पे हम लोग लिख लेते हैं इसकी प्रॉपर्टी में, locomotion and movement of organism is done by the muscular tissue। लेकिन बेटा ये जो हमारा लोकोमोशन है, जैसे मैं यहां से वहां चल रहा हूं, ये मेरे जो मूवमेंट्स है, ये जो मैं बात कर रहा हूं, ये सारी एक्टिविटी मसल्स के थ्रू हो रही है।
लेकिन ये सारी एक्टिविटी आपस में कोऑर्डिनेटेड है। मैं बात भी कर रहा हूं, मेरा हाथ भी हिल रहा है, मेरे पैर भी चल रहे हैं। कभी आपने ऑब्जर्व किया जब आप वॉकिंग करते हो बेटा, तो जब आप चलते हो तो जब एक पैर आगे जाता है तो पीछे से दूसरा पैर अपने आप उड़ जाता है। मतलब ये कोऑर्डिनेशन है पैरों के बीच का। लेकिन पैरों के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे हुआ? पैर आपस में बात करते हैं क्या? अभी देख, मैं आगे जा रहा हूं, तू पीछे से उड़ जाना और बराबर वॉकिंग करना, ये पैरों के बीच में कोई आपस में बातचीत चलती है? नहीं। दोनों पैरों के जो मस्कुलर एक्टिविटी है उसको कंट्रोल किया गया, कोऑर्डिनेट किया गया। और बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने के लिए जिम्मेदार कौन था? ब्रेन। और ब्रेन किससे बना हुआ था? नर्वस टिश्यूज। किससे बना हुआ था बेटा? नर्वस टिश्यूज। तो ये रहा हमारा चौथा, नर्वस टिश्यू। मतलब आपका नर्वस सिस्टम बेटा, जो बॉडी का सबसे मेन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम है, जो आपकी बॉडी की हर एक्टिविटी को, चाहे वो वॉलेंट्री रहने दो क्या इनवॉलेंट्री एक्टिविटी रहने दो, उसको कंट्रोल करेगा और आपस में कोऑर्डिनेशन में लाएगा। ठीक है। अब इसका ओरिजिन क्या है बेटा? तो इसका ओरिजिन है एक्टोडर्म। क्या ओरिजिन है? एक्टोडर्म। मतलब सर अगर मैंने कल को आपको ब्रेन का ओरिजिन पूछा तो आप सोचोगे ब्रेन नर्वस टिश्यू से बना हुआ है, तो ब्रेन का ओरिजिन क्या रहेगा? एक्टोडर्म। मैंने पूछा स्पाइनल कॉर्ड का ओरिजिन बना, तो सेम एक्टोडर्म, क्योंकि वो भी नर्वस टिश्यू की बनी हुई है। ठीक है। अब सर फंक्शन तो मैंने अभी अभी आपको बताया, क्या? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ऑर्गेनिज्म की हर एक एक्टिविटी को, चाहे वो अंदर की एक्टिविटी रहो कि बाहर की एक्टिविटी को, उसको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करना इसी का काम था बेटा। लेकिन सर हमको स्कूल में पढ़ाया गया था कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए दो सिस्टम होते हैं, एक होता है नर्वस सिस्टम और एक होता है हार्मोनल सिस्टम। करेक्ट। अब नर्वस सिस्टम कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो उसका एक शॉर्टकट बता देता हूं, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। अब ये नर्वस सिस्टम चैप्टर में आएगा बेटा, इंपल्स क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन फिलहाल सिर्फ इतना बता दूं, आपके बॉडी में एक तरह की इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रही है, राइट, और उसको बोलते हैं इंपल्स। मतलब ये ब्रेन के मैसेजेस होते हैं, इलेक्ट्रिकल मैसेज, जो ब्रेन फटाफट पूरी बॉडी में भेजता है और पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। जैसे आपके अभी कमरे में लाइट जल रही होगी, पंखा जल रहा होगा, ये सब किसके थ्रू हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी। आप जैसे ही बटन दबाते पंखा चालू हो जाता है, जैसे ही बटन दबाते लाइट चालू हो जाता है। कितना फास्ट है, राइट। तो वैसी बॉडी में भी फास्ट मैकेनिज्म चाहिए था। लेकिन सर जैसे मैंने बटन दबाया, बटन से लेकर पंखे तक के बीच में जो लाइट ट्रैवल हुई, जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल हुई, वो वायर्स के थ्रू ही। तो मान लो हमारा जो ब्रेन है ये बड़ा सा एक एमएससीबी का डीपी है, जिसमें पूरी लाइट भरी हुई है, इलेक्ट्रिसिटी स्टोर है, और यहां से मैसेजेस जा रहे हो आ रहे हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपके बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर कौन कर रहा है। जैसे आपके रूम में वायर्स ट्रांसफर कर रहे हैं, तो बॉडी में भी पूरी वायरिंग है बेटा। और पता है वो वायर को क्या बोलते हैं? नर्व्स। क्या बोलते बेटा? नर्व्स। नर्व्स वो चीज होती है जो आपके ब्रेन से टू एंड फ्रो दोनों डायरेक्शन में इंपल्सेस का लाना लेके जाना करती। इंपल्सेस बोले तो इलेक्ट्रिकल मैसेज। और ये सबसे फास्टेस्ट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बहुत फास्ट ट्रैवल करती है। दूसरा जो कोऑर्डिनेशन है हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। हार्मोन्स बोले तो केमिकल मैसेजेस, और वो मैसेजेस ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू जाते हैं, तो थोड़ा स्लो जाते हैं एज कंपेयर टू इंपल्स। दोनों भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, लेकिन नर्वस सिस्टम का कोऑर्डिनेशन थोड़ा फास्ट है, हार्मोनल सिस्टम का कोऑर्डिनेशन थोड़ा स्लो है। लेकिन सर हार्मोनल सिस्टम यहां पे आएगा किधर? क्योंकि आपने तो बोला कि 4 ही टिश्यू है बेटा। हार्मोन्स आर सिक्रीटेड बाय द ग्लैंड्स, एंड ग्लैंड्स आर मेड अप ऑफ व्हाट? एपिथेलियल टिश्यूज, राइट। क्योंकि सिक्रीशन देखो, हार्मोन को सिक्रीट करना पड़ेगा ना, तो ग्लैंड्स बनाने पड़ेंगे। ग्लैंड्स बनाएगा कौन? एपिथेलियल टिश्यू। मतलब जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, और भी जो बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, दे ऑल बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी, क्योंकि इसमें ये एक प्रॉपर्टी सिक्रीशन। मतलब एपिथेलियल टिश्यू के पास भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, सिर्फ वो कौन से ग्लैंड्स होने चाहिए? एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन नहीं। कौन से ग्लैंड्स? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आ गई। तो बेटा ये हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ टिश्यू। अब इसमें से हमको एक एक करके पढ़ना है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।